किस किस लेवल पे हुआ है। लेकिन इस वक्त आपके सवाल का जवाब मेरे पास सिर्फ यही है कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे को गुथम गुथा करें, इसमें अमेंड भी किया गया इस डिलिमिटेशन एक्ट को सेक्शन 60 में, जिसमें ये कहा गया कि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जो है एसटीज और एसटीज के लिए रखा गया है रिजर्व। ये भी कहा जा रहा है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये रोटेशनल बेसिस पे होगा एससी और एसटी। अभी आप बोल रही थी यूनिटी, अब मुझे आप बात नहीं करने दे रही है। कैसी यूनिटी? तो हमारी जनरल सेक्रेटरी की भी आई स्टेटमेंट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा दे दी, तो मिसलीड क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाज़रीन, आपको बता दें कि गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार खासकर डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से सियासी गलियारों में एक अजीब किस्म का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें हम कि इस हवाले से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट और सिफारिशात के हवाले से अपना बयान जारी किया है और सज्जाद गनी लोन आग बगोला हैं। सज्जाद गनी लोन ने इस हवाले से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कमीशन की सिफारिशात और रिपोर्ट उन्हें नामंजूर हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कई संगीन इल्जामात लग रहे हैं। इस हवाले से यह कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या इस डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट के हवाले से जाना चाहिए था, क्या यहाँ के एमपीज को मीटिंग करनी चाहिए थी या नहीं। आज हमने अपने डिबेट में बुलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला एडवोकेट नीलोफर। नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जावेद बेग साहब, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के और तर्जुमान आला भी हैं। जावेद बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अदनान अशरफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान जी, थैंक यू। पहले नीलोफर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। यकीनन आपकी पार्टी पे इस हवाले से कई उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इस रिपोर्ट के हवाले से राजी दिखाई दे रही है। हत्ता कि पीएचईडी की मीटिंग भी हुई जम्मू में, लेकिन यह कहा जा रहा है कई एक सवालात आप पे उठ रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। नीलोफर मैम, आप समझा दीजिए हमें। देखिए, जो समरदार पेड़ होता है जिसमें फल लगे होते हैं, उसी को हर कोई निशाना बनाता है। आज की बात नहीं है, बल्कि हमेशा से ही, अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे, हमेशा से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उंगलियां उठती आई हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरों ने कहा वही सही है। हम नहीं जाते हैं तो दिक्कत है लोगों को, हम क्यों नहीं जाते हैं, हम शायद मिले हैं। और जब हम जाते हैं तब भी दिक्कत है कि क्यों गए, आप शायद मिले हैं। तो ये ब्लेम गेम पॉलिटिक्स में चलता रहता है। छोटी बातें हैं, हमें उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो हमारा काम है, जिस तरीके से हमें चलना है, सिंसियरली अपने लोगों के लिए हम चलते हैं। तो आप इनकी तरफ ध्यान मत दे दीजिए। ये बोलते रहेंगे हम अपना काम कर रहे हैं, हम आवाम के लिए खड़े हैं, और अभी भी हम पीएचईडी के साथ है। पीएचईडी के पैटर्न अभी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है, वो लोग नहीं जो आज बातें कर रहे हैं। तो इसलिए आप छोड़ दीजिए वो जो कहना है, लोगों का काम है कहना। हम जो कर रहे हैं मफाद के लिए कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रहे हैं। नीलोफर मैम, आप लोगों के सवालात का जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना बहुत ही जरूरी है आज। जवाब दीजिए, मेरे भाई, जवाब दीजिए। पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे क्या है? किस पर्दे के पीछे, किस पर्दे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप ही समझा दीजिए कौन सा पर्दा है। की बात कर रहे हैं? नहीं, आप ही समझा दीजिए गुस्से के बगैर कौन सा पर्दा है। और आपने पूछा है, आपको पता होगा कौन सा पर्दा है, तो आप ही तो जवाब देंगे ना। मुझे क्या पता कौन सा पर्दा है, किस पर्दे की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आप जान मत दीजिए। जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने गए तो हमने पहले स्टेटमेंट करवाई, हमने स्टेटमेंट दे दी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम भाई प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। हम कहीं छुप छुप कर, कहीं होटलों में, कहीं कमरों में बैठकर बात नहीं करते। तो आज भी जब हमें जाना था, हमने पहले एजेंडा मांगा उसका, क्योंकि इससे पहले भी सवाल उठे हम पर, भाई आप क्यों नहीं जाते, एसोसिएट मेंबर है तो आप असिस्ट कीजिए। और हम अगर असिस्ट करने जाते हैं, वहां पर आपके हाथ में एक ऑर्डर थमा दिया जाता है, भाई ये है, इट इज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन, आप ऑब्जेक्शंस दे दीजिए। आप मुझे बताइए, अब हमारी असिस्टेंस कहां रही? आप तो ऑब्जेक्शनों पर आ गए ना, 31 तक आप ऑब्जेक्शंस दे दीजिए, तो उस पर भी आप सवाल उठाएंगे। ये कहां की नीति है?
बिल्कुल। कितना डाउनग्रेड हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। इस वक्त जरूरत है कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाए ना। वो तो करेंगे नहीं, बस बातें करेंगे, आपने ये किया, आपने वो किया। ये ब्लेम गेम चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे और आगे भी होंगे। तो आप पे कोई असर नहीं है? नहीं, असर की बात क्या है, हमें पता है कि जो हमने रास्ता लिया है वो सिंसियरिटी का है। वो किस तरफ जाता है हमें ये पता है, कि हमें पता है एक लंबी लड़ाई है, लड़ रहे हैं हम खड़े हैं। हमने कोई खीमा नहीं छोड़ा। हमने पीएचडी का हाथ रखा है, हमने कोई खीमा नहीं छोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीलोफर मैम, मैं वापस आना चाहूंगा आप पे। जावेद बेग साहब सीनियर लीडर और तर्जुमान आला अपनी पार्टी के हैं। जावेद बेग साहब, शुरुआत में इससे करूंगा कि नीलोफर, एडवोकेट नीलोफर का यह मानना है कि बिल्कुल ये पीएचडी का हिस्सा है। क्योंकि आप पीएचडी का हिस्सा नहीं है, तो डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन है जावेद बेग को? देखें, मैं यहाँ पे डिलिमिटेशन जो एक प्रोसेस हुआ है उसके हवाले से बात करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ इस आपके प्रोग्राम में इसलिए नहीं हूँ कि मैं नीलोफर जी से या जो दूसरे मेहमान हैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूँ। लोग चाहते ये होंगे इस वक्त, जो लोग चाहते हैं कश्मीरियों को तकसीम करना और उनकी तजलील करना, उनकी ये ख्वाहिश होगी कि हम आपस में मजीद लड़ते रहें, ताकि जो तवज्जो है वो तवज्जो का मरकज हम आपस में हो जाए। हमने पहले बहुत एक दूसरे का तमाशा बना लिया। अब इस वक्त जो तकाजा है, देखें, बात इस वक्त सादा सी है कि डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से एक तो इसका एक कानूनी पहलू है, इसका एक सियासी पहलू है, लेकिन इन दो से भी बढ़ के एक और बात है कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को पिछले साल और इस साल ये कहें कि डिलिमिटेशन कमीशन एक साफ प्रोसेस के तहत जो ही होगा मुकम्मल, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा देंगे। तो जितनी भी सियासी जमातें हैं, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मुल्क के या होम मिनिस्टर साहब ये कह दें कि एक डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा और इंसाफ करेगा, तो उसके बाद इंसान के पास, किसी भी सियासी वर्कर या किसी सियासी जमात के पास सिवाय इसके और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की बात का एतबार करें। हमने एतबार ये किया था कि इसमें हाईएस्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहते हैं इंसाफ होगा, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का जो मैंडेट था, हम ये समझते थे कि वो उस मैंडेट पर पूरा उतरेंगे और अपने आईनी तकाजे पूरे करते हुए जम्मू कश्मीर में एक साफ शफाफ प्रोसेस के जरिए जिसका जो हक होगा उसको वो हक मिलेगा। अब अगर हक तलफी हुई है तो उसमें बजाय इसके कि हम एक दूसरे की पर उंगली उठाएं, हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अगर इस पहले देखना यह है कि क्या इस नुकसान की तलाफी मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो फिर हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से जो ये नुकसान हो रहा है, हमारा एक डेमोग्राफी को चेंज करने की एक लॉन्ग रन में एक बात हो रही है या साजिश हो रही है, किस तरह से इसका मुकाबला किया जा सकता है। अगर आगे आप मुझे पूछेंगे तो फिर मैं तफसील से बताऊंगा कि ये डिलिमिटेशन होता क्या है, कैसे होता है, इसमें जो किया गया है ये कैसे किया गया है, और हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो किस किस लेवल पे हुआ है। लेकिन इस वक्त आपके सवाल का जवाब मेरे पास सिर्फ यही है कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे को गुथम गुथा करें, इस डिबेट को एक मीनिंगफुल डिबेट बनाए, डिस्कशन बनाए, ताकि कोई कंसेंसस बने छोटी सतह पर, हमारी लेवल पर। फिर ये ट्रिकल डाउन अगर कर जाता है ऊपर की तरफ, अप साइड ट्रिकल करता है, और हमारे जो लीडर्स हैं अगर वो भी बाद में ये मुनासिब समझते हैं कि एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स हमारा होना चाहिए, तो उनको भी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स की तरफ जाना चाहिए। जी जी जी, जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वापस आना चाहूंगा मैं आप पे। अदनान अशरफ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। अदनान, ये बता दीजिएगा कि आपके लीडर सज्जाद लोन ने जबरदस्त अल्फाज में इसकी मुखालफत की है, तो आप मुझे बताएं कि आपका स्टैंड क्या है। हत्ता कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार धोखा किया। अदनान अशरफ। देखें, पहले तो सबसे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है अभी 20 दिसंबर को, हमने उस दिन भी स्टेटमेंट दिया था। हमारे प्रेसिडेंट सज्जाद लोन साहब ने एक मीडिया इंटरव्यू में भी बोला था, स्टेटमेंट में भी बोला था कि ये कम्प्लीटली टोटली अनएक्सेप्टेबल है। देखें, ये जो डिलिमिटेशन का रिपोर्ट अभी आया है, ये तो सरासर डिसएम्पावरमेंट की तरफ ले जा रहा है कश्मीरियों को, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की तरफ ले जा रहा है कश्मीरियों को। अगर हम देखते हैं कि जो प्रपोज्ड है कि 6 सीटें जम्मू के खिते में बढ़ेगी, 1 सीट यहाँ पे बढ़ेगी,
तो उसका कोई बेसिस नहीं है। जो पॉपुलेशन एक गाइडिंग फैक्टर होता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का, अगर आप मुल्क के किसी भी स्टेट में देख लें या ऑल जो 2026 में पार्लियामेंट की सीट्स को भी डिलिमिट करना है, तभी भी आप देखेंगे कि 90% पॉपुलेशन को गाइडिंग फैक्टर लिया जाता है कहीं पे भी। क्योंकि देखो, पत्थरों की, पहाड़ों की, पेड़ों की तो कोई रिप्रेजेंटेशन होती नहीं है। रिप्रेजेंटेशन आवाम को हमने देनी होती है, लोगों को देनी होती है। ये जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो डिवीजन है, इसमें जो पॉपुलेशन ब्रेकडाउन है, 68 लाख लोग यहाँ पे कश्मीर में रहते हैं, 56 लाख लोग जम्मू में रहते हैं। अगर हम ये लिमिटेशन एक्सरसाइज से पहले देखें तो कश्मीर डिवीजन 56% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और जम्मू डिवीजन अबाउट 43 पॉइंट समथिंग % पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो अभी तक सीट शेयरिंग था जम्मू और कश्मीर के दरमियान, उसमें 56% लोगों को 55% पार्टिसिपेशन थी और 43% लोगों को जम्मू में 44% रिप्रेजेंटेशन थी असेंबली में। अब जब अगर ये जो रिपोर्ट आया है, अगर इसको ये ऐसे ही विदाउट चेंज, इसमें 6 वहां बढ़ाएंगे, 1 यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे ये जो 46, 44% और 43% लोग हैं जम्मू में, उसके बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन 47% हो और 56% लोग जो कश्मीर में हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन ओनली 52% होगी। तो आप इसको अगर आप नंबर्स ही देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आपको ये लगेगा कि ये ग्रॉसली अनफेयर है, अनजस्ट है, बाइस्ड है। और ऐसा लगता है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट रखी है सामने 20 दिसंबर को, ऐसा लगता है कि ये ड्यू प्रोसेस को लेके नहीं चले हैं, ये एक पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। आई थिंक इनका जो रिपोर्ट आ रहा है अभी, जो इन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है, तो उससे तो साफ जाहिर है कि ये एक पार्टी को फेवर करता है जम्मू में और कश्मीरियों की डिसएम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और हमें ये भी समझना चाहिए क्योंकि अदनान दबे अल्फाज में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दबे अल्फाज में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? देखें, मैं पहले ये बोलूं कि ये जो प्रोसेस है ये हमारी आने वाली जनरेशन्स को इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये रोज रोज तो होता नहीं है डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज। लास्ट तो 95 में हुआ है, अब 2021 में हुआ है, तो 16 साल के बाद हुआ है। अगर अगला डिलिमिटेशन 20 साल के बाद होगा तो 20 साल तक कश्मीरी अवाम मिसरिप्रेजेंटेड, अंडर रिप्रेजेंटेड रहेगी, डिसएम्पावर्ड रहेगी। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, देखें, हम तो चाहते नहीं है कि बिना वजह किसी पे तनकीद की जाए, क्योंकि जैसे जावेद साहब ने कहा कि ये वक्त है एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ, एक कलेक्टिव विजन के साथ एटलीस्ट इस इशू पे हमारी कंसेंसस होनी चाहिए। लेकिन अगर एक पार्टी ऐसे बिहेव करेगी कि जनाब हम तो किसी को अकाउंटेबल ही नहीं है, हम कल किसी चीज को हराम बोलेंगे, आज उसी चीज को हलाल बोलेंगे, और ये भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं इसको हलाल। हमने तो खदशात नहीं उठाया, हमने तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट क्यों कर रही है। हमारा उसमें कोई, क्योंकि पार्टिसिपेट उनको करना है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे पॉलिटिकल पार्टीज, तो कौन करेगा यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट? अगर हम इससे दूर रहते हैं तो वो तो चाहती है बीजेपी की सरकार की ये लोग दूर रहें और इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ना आए और जैसे वो चाहे तो वैसे ही हो। हमारा जो पॉइंट था वो एक लिमिटेड पॉइंट था कि बहुत शुक्रिया अदनान। I'll come back अदनान टू यू। जावेद बेग साहब, थोड़ा सा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, खासकर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से आपका एक नजरिया है। इस हवाले से एसटी और एससी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रखा गया है, हत्ता कि यह भी है कि अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिली है। तो जावेद साहब, आप मुझे यह बताएं कि ये जो एससीज और एसटीज के लिए रखा गया है रिजर्व, आधा ये भी कहा जा रहा है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये रोटेशनल बेसिस पे होगा एससी और एसटीज की रिजर्वेशन जो है। जावेद बेग साहब, ये हमें समझा दीजिए कि आपने इसको किस तरह से लिया। देखें, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें ये वजाहत करने की जसारत करूंगा
कि जो ये डिलिमिटेशन है इसको असेंबली इलेक्शन के बाद करना चाहिए था 2021 के सेंसस के मुताबिक। पहले यहाँ असेंबली इलेक्शन करना चाहिए था, और ताकि जो नई हुकूमत होती असेंबली के अंदर एक कंसेंसस बनता, और असेंबली के अंदर एक कंसेंसस बनता, जम्मू के रिप्रेजेंटेशन होती, कश्मीर के लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते, और फिर जो दर्जा फरिस्त जिन लोगों के जिनका जिक्र आपने किया उन लोगों की नुमाइंदगी भी होती, तो एक कंसेंसस के साथ एक अप्रोच आता जिसको कहते हैं कलेक्टिव विजडम। उसके तहत जब हमारा एक अप्रोच बनता और जब सारे मुल्क में डिलिमिटेशन होता, अगर उस वक्त ये डिलिमिटेशन यहाँ कश्मीर में होता, जम्मू कश्मीर में भी होता, तो फिर शायद कानूनी तकाजे और इंसाफ के तकाजे पूरे होते और जो डिलिमिटेशन होता ये फेयर भी होता और जस्ट भी होता। लेकिन चूंकि ये सारा कुछ इसलिए किया गया है ताकि ये 5 अगस्त को जो उन्होंने किया, 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने वो फैसला किया जिसके तहत उन्होंने हमारा आइन, हमारा तशक्कुस, हमारी तारीख सारा कुछ बदल के रख दिया, ये उसी की एक कंटिन्यूटी हमें नजर आती है। इसी वजह से आपको इतना इम्बैलेंस और अनफेयर ये फैसला लगता है। जहां तक ये जो रिजर्व की गई है सीटें, ये सीटें वहां रिजर्व की गई हैं जहां एसटी पॉपुलेशन और एससी की बहुत ज्यादा तादाद है, पॉपुलेशन है। ये रोटेशन नहीं होगा। ये कल कोई आपको कह रहा था कि ये रोटेशनल बेसिस पे होगा, ये रोटेशनल बेसिस पे नहीं होगा। उन इलाकों में जहां गुजर आबादी ज्यादा है, 50% के करीब है, 40-45% है, उनको सिर्फ गुजर्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। इसी तरह जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जहां 40-50% उनकी आबादी है, वो उनके लिए कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कहेंगे कि आप बाय रोटेशन बटमालू से इलेक्शन लड़ो क्योंकि वहां पर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं बसता। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक होगा, जहां पर पॉपुलेशन होगी वहीं पर वो लोग कंटेस्ट कर सकेंगे, बाकियों के लिए ये खुला होगा। इस तरह से ये एक गलतफहमी है लोगों को कि शायद बारामूला किसी दिन रिजर्व हो जाएगा, श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता एक चीज हमने सुनी है, पता नहीं वो किस हद तक हकीकत है, कि श्रीनगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी पंडितों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। अगर ऐसा कोई कदम वो उठाते हैं तो फिर उसके एक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अदरवाइज जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसके लिए बेहतरीन मौका और बेहतरीन मुनासिब वक्त होता कि यहाँ हुकूमत बनती और असेंबली में ये फैसले होते तो ज्यादा मुनासिब होता। जी जी बेग साहब। नीलोफर मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप मुझे ये बता दीजिए कि पार्टिसिपेशन, शुड वी टेक दिस पार्टिसिपेशन एज एक्सेप्टेंस ऑफ दिस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट? और दूसरी बात यह है कि आप पे ये भी इल्जाम लग रहा है कि आपने जो पार्टिसिपेशन इस डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट में की है, आप सच धज के वहां पे गए थे और आपने शायद ये कबूल किया है। ये इल्जाम है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बाकी जमातों का भी आप पे इल्जाम है। जी नीलोफर मैम। देखिए, मुझे लगता है ये सिक माइंड्स विल स्पीक लाइक दिस, को सज धज कर गए थे। कोई शादी में नहीं गया था, बाहर निकलता है अपने तरीके से कपड़े पहनकर ठीक ठाक जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप शादी में जा रहे हैं सज धज कर, वहां डोल बजेंगे तो आपने डोल बजाने हैं। वी एज एन एसोसिएट मेंबर, हमारा रोल क्या है? हमारा रोल न तो वोट देने का है और ना ही किसी डॉक्यूमेंट पर जो वहां से वो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसका साइन है। एसोसिएट मेंबर्स का आप रोल देख लीजिए, डिलिमिटेशन में है क्या? न तो मैं वोट दे सकती हूँ एज एन एसोसिएट मेंबर और ना ही मुझे साइन करने की अथॉरिटी है। तो मुझे समझ नहीं आता, कल से परसों से मीडिया में लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने सिग्नेचर किए, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। एसोसिएट मेंबर का एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो रोल बनता है उनको असिस्ट करने का। जब SKICC में ये कमीशन यहाँ पर आया तो सब पार्टीज वहां गई, अपना अपना उन्होंने मौकिफ रखा। खाली पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं गई, बल्कि उन्होंने सिविल सोसाइटीज के लोग जो थे वो उनसे भी मिले। हर एक, चाहे वो माइनॉरिटी का था, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता था, तो वो वहां पर चले गए। जिस वक्त मैं यहाँ पर एक दो चीजें बहुत अहम कहना चाहूंगी। जिस वक्त ये डिलिमिटेशन बना, देखिए जो डिलिमिटेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रूह से बना हुआ है। उसमें ऑलरेडी कहा गया है, उसमें अमेंड भी किया गया इस डिलिमिटेशन एक्ट को सेक्शन 60 में, जिसमें ये कहा गया कि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जो है ये एप्लीकेबल पहले जम्मू कश्मीर पर नहीं था। रियासत जिस वक्त थी उस वक्त ये एप्लीकेबल नहीं था। तो सेक्शन 60 में उन्होंने अमेंडमेंट की, सेक्शन 2F की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नाउ जो वो लाइन है जो जहां पर ये लिखा था इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, उसको डिलीट किया गया। लेकिन एक चीज उसमें 2F में बहुत अहम एक चीज है जिसमें ये लिखा है, स्टेट विल इंक्लूड द यूटी
हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर ये लिखा है स्टेट यूटी को इंक्लूड करेगा, लेकिन किस यूटी को? जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। आप मुझे बताइए खुदा के लिए, आपने एक्ट भी लाया, आपने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, जिसकी रूह से आपने अमेंडमेंट किया डिलिमिटेशन एक्ट को। वहां पर स्पेसिफिकली वाजे किया गया है डिलिमिटेशन उस यूटी में होगी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये भी वहीं से मेंशन किया हुआ है 107 से लेकर 114 सीटें बनेंगी। आप मुझे बताइए, अगर ये रिऑर्गेनाइजेशन बिल जिन्होंने ये बनाई, अगर ये काम उनका था कि 7 सीटें बढ़ेंगी, तो डिलिमिटेशन कमीशन को आपने क्यों बनाया? किस लिए बनाया? उनका रोल क्या है? आज वो रिपोर्ट लेकर आते, हमें ये कहते भाई 60 सीटें चढ़ी, क्यों? क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पहले ही मेंशन किया गया था। तो ये दूसरा खदशा है जो इस रिपोर्ट की तरफ ये उंगली उठाता है दैट दिस इज नॉट फेयर जो किया गया है। तीसरी अहम बात, उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट की गई इसी डिलिमिटेशन एक्ट की, जिसमें यह कहा गया 2001 के सेंसस को आपने नहीं देखना है, बल्कि 2011 के सेंसस को आंकड़े देखकर आपने डिलिमिटेशन करनी है। आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज चेंज करनी है। डिलिमिटेशन का मकसद क्या होता है? ठीक है, I got it. I don't have to understand what is delimitation, Nilofer. I don't have to. No, I don't have to understand. No. One second. Let me complete. This is very one second. Don't explain me what is. I'm not here to. नहीं, आप मेरी बात सुनिए. आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की आदत है, आप सुनते नहीं है ज्यादा। नीलोफर मैम सुनने को तैयार नहीं। जब सच कहता है इंसान, सबको अवेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे खदशात ऐसे आ रहे हैं जिनको पता नहीं डिलिमिटेशन क्या है, जिनको पता नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन। I don't have to understand what is delimitation. I have to understand. यही तो प्रॉब्लम है ना, we need to understand. जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा तो हम कैसे कहेंगे रिपोर्ट सही है कि गलत है? अब इस चीज को लेकर हम कहेंगे रिपोर्ट सही है कि गलत है? So is this wrong or right? Absolutely, हमने ये कहा है गलत है। It is unacceptable because it is not based on आपकी रिएक्शन, पॉपुलेशन ही बेसिस होनी चाहिए। लोगों के मुताबिक आपकी रिएक्शन बड़ी कोल्ड है। इसका जवाब मुझे दीजिए। आप मुझे बताइए, आपको कैसे लगेगा कि रिएक्शन हमारी गर्म है? बताइए क्या करना है हमें? नहीं, वो मुझे नहीं पता है। वो आपको अदनान अशरफ, I'll bring Adnan Ashraf. One second. Adnan Ashraf, are you getting me? Adnan Ashraf. हमारी जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस और क्या करना है? One second, ma'am. Let others speak. Adnan Ashraf, कैसे लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि उनकी रिएक्शन गर्म है? ये बताएं अदनान अशरफ। वो तो खैर नीलोफर जी बता सकती है, लेकिन मैं कुछ 2-3 पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। ये तनकीद नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन ये फैक्चुअल चीजें हैं जो उन्होंने बयां की है, हमने नहीं की है। तो बनता है कि क्योंकि वो उनके 3 मेंबर जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इस कमीशन में बैठे थे, और वो बैठे थे एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, नॉट जस्ट एज द लीडर्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, 2 चीजें हैं जो हमें लगता है कि कहीं पे कुछ छुपाया जा रहा है। 29 मई को उन्होंने बोला कि ये हराम है ये प्रोसेस, इसमें अगर हम जाएंगे तो एंडोर्समेंट होगा अगस्त 5 का। हम नहीं मानते तब भी वो बात, आज भी वो स्टेटमेंट नहीं मानते। फिर 20 दिसंबर को इन्होंने बोला कि नहीं हम जाएंगे। देखिए, मतलब ये तो बात का जवाब नहीं देते। मैं कल भी इनके एक स्पोक्स पर्सन के साथ था, तो वो एलिगेशंस लगा रही थी इस बात को जवाब देने में। तो ये इनको समझाना पड़ेगा कश्मीरियों को कि इन्होंने क्या सोच के 20 मई को बोला था। It is not between PC and national conference, please. It is not between PC and national conference. मैंने इंटरव्यू नहीं किया when you were speaking. Please allow me time to. आज तो समझ जाइए ना, ये पार्टीज के बीच में कोई मसला नहीं है। Don't allow other people, जो उन्होंने किया है वो उसको सही कह रहा है। प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा, आज हमें पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठना है। वी नीड टू डू समथिंग कलेक्टिवली। आगे हम जवाब दे हैं अपनी जनरेशन के। If you let me speak, Nilofer ji, I may add a few points. What is the role of the associate members? Please, Nilofer ji, मैं पंचायती से आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को टाइम शाहिद साहब ने दिया, तो
मैं बोल दूं अपना, फिर आप प्लीज अदनान, गो अहेड अदनान, गो अहेड प्लीज। देखिए यही प्रॉब्लम है कि जब हम अगर हम ये चाहते हैं कि एक कलेक्टिव एक अप्रोच हो इस इशू पे, तो सबसे पहले ना क्लियर होने चाहिए फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, जो अगर कोई उंगली उठाता है, उंगली उठाने का ये मतलब नहीं है कि हमारी यूनिटी नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लेन भी करें ना कि अगर एक प्रोसेस 29 मई को हराम थी तो हलाल कैसे हुई। कल पीएजीडी ने स्टेटमेंट दिया, बोला कि हम इसको लीगली चैलेंज करेंगे विदाउट टेकिंग एनी अदर पार्टी ऑन इन कंसल्टेशन। बट यू वुड अग्री विद मी कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, इट्स लीगली अनचैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल we can't wait कि ये लोग जावेद बेग साहब, नहीं, one second, rather than fighting, let's come to some conclusion. जावेद बेग साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीएचडी का मानना है लीगली इट इज चैलेंजेबल। सो जावेद बेग साहब, डू यू थिंक लीगली हम चैलेंज कर सकते हैं इस कमीशन के रिपोर्ट को? देखिए, शाहिद साहब, don't put your words in the mouth of the national conference, please. I have not said it. No, I'm just taking अदनान मैम, आप मुझसे नाराज ना हो जाए। नीलोफर मैम, आप मुझसे नाराज ना हो जाए। This is not a final report, and there have been writ petitions filed against the delimitation commissions. Previous में भी हुई है। This is not the first case जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अभी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं, maybe government of India good sense will prevail on this commission. Maybe the objections which are filed by the representatives that is accepted. तो पहले ही से ही हम क्यों ये बनाए कि नहीं हमें जाना है, हमें ये करना है। One second, जावेद बेग साहब, नहीं, one second, अदनान, one second, जावेद बेग साहब, आपका रिएक्शन मैं इस पे लेना चाहूंगा कि लीगली कैन वी चैलेंज इट? नहीं, मेरा जहां तक अंदाजा है, अंडर आर्टिकल हिंदुस्तान के आईन के 529 आर्टिकल 329 के तहत आप डिलिमिटेशन, हाँ, फिर 328 भी रेड इन लाइट ऑफ 327। हाँ, इसमें मुश्किल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर आप जाएंगे तो आपके साथ कई और लोग भी चले जाएंगे, और फिर जब ये मुल्की सतह पर डिलिमिटेशन होगा तो फिर इतनी पिटीशंस होंगी कि सुप्रीम कोर्ट को सारे काम छोड़ के सिर्फ ये काम करने पड़ेगा। इसलिए इसको एक प्रोटेक्शन दी है पार्लियामेंट ने। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि जो नाइंसाफी या जो इस वक्त हमारे साथ हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, इसका रिलीफ आपको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, तो ये आप खाम ख्याली छोड़ दें। इसका अगर कोई रिलीफ भी हमको मिलेगा तो वो ये इन 10 दिनों के अंदर अगर कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनती है कि कोई डेलीगेशन जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनको कन्विंस करे कि जो कुछ हो रहा है इससे एलिनेशन बढ़ेगी, इससे बेभरोसगी और एतबारियत में कमी आएगी। अगर कोई ऑल पार्टीज डेलीगेशन जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता है, होम मिनिस्टर से मिलता है और डिलिमिटेशन कमीशन से टाइम लेके उनको समझाता है कि जिस कानून के तहत आप ये कर रहे हैं, आप उसी कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि प्रायोरिटी 1 मिलेगी पॉपुलेशन को, और जहां तक हमारी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है ये कोई 1 करोड़ कुछ 20-22 लाख के बराबर है, जिसमें से 70 लाख हमारी कश्मीर की आबादी है और कोई 53 लाख के करीब जम्मू की आबादी है। हमारा जो शेयर है वो बनता है 51 सीटों का और इनका बनता है 40 सीटों का, 39 सीटों का। तो हम एक्सपेक्ट ये करते थे कि डिलिमिटेशन में अगर हमारे साथ ज्यादती भी होगी फिर भी हमें 7 में से 4 सीटें मिलेगी। एक 36 का आंकड़ा आता था आबादी का, 136, और हम समझते थे कि बाकी दे दिया जाएगा, समझा जाएगा, इसको टोपोग्राफी को समझा जाएगा, एरिया भी कर एक नुक्ता मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कश्मीर के साथ ज्यादती नहीं हुई है, जम्मू में भी जो मुसलमान हैं, जहां मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट्स हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। कठुआ की आबादी 3,14,000 है और कुल वोट जो है वो कोई ये 3,14,000 और 5 लाख के करीब 4-4.25 लाख उनका रुकबा है, उनको 1 सीट दे दी। और पुनच जो है जिसकी आबादी कठुआ से दुगनी है, यानी 17,000 स्क्वायर माइल्स है, उसको कोई सीट नहीं मिली, हालांकि वहां आबादी 5-5.5 लाख है। तो यहाँ पर भी एक मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरे तबके को जावेद बेग साहब, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। सो यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद SC एंड ST रिजर्वेशन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है
इसको असेंबली की तरफ रुजू करना चाहिए था इन मामलात में, क्योंकि जब तक कोई कंसेंसस नहीं बनता, बगैर कंसेंसस के आप सारा कुछ ऊपर से ठोस रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनिटीज के दरमियान ये एक तनाव की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। बिल्कुल एक तनाव की सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि आपने असेंबली के तमाम इख्तियारात आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इंसाफ ही नहीं कर रहा जो नजर आए। कहते हैं कि इंसाफ वो होता है जो हो भी और नजर भी आए, यहाँ तो नाइंसाफी हो रही है और वो दिखाई भी देती है। जी 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 बिल्कुल जावेद साहब। नीलोफर मैम, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। आप मुझे ये बताएं अब स्ट्रेटजी क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। सो डू यू थिंक कि आपको कोशिश करनी चाहिए ऑल पार्टी मीट, जैसे जावेद बेग साहब ने कहा, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो प्राइम मिनिस्टर या बाकी जो लीडरान है मुल्की सतह पे, उनसे मिलें, एक कंसेंसस बिल्ड हो, तो आपका क्या स्ट्रेटजी है? मुझे लगता है वो स्ट्रेटजीज तो परसों से स्टार्ट होगी। जब ये रिपोर्ट आ गई उसमें ऑलरेडी पीएचडी की मीटिंग भी एक होगी, जिसमें ये भी कहा गया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये अपनी सतह पर जो इनको ऑब्जेक्शंस या सजेशंस देने हैं अप टू 31 दिसंबर वो भी चली जाएंगी हमारी तरफ से, और जितना भी हमसे हो पाएगा जो प्रिवेल अपॉन तो हम कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज जो प्रोटेस्ट भी रखा गया 1 जनवरी को पीएचडी की तरफ से, और बहुत अच्छा होगा। 1 जनवरी को है प्रोटेस्ट, क्यों 1 जनवरी को? उससे पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट आपका? मैं आपके माध्यम से हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट भी करती हूँ और अपील भी करती हूँ, खुदा के लिए आज एक खेमे में खड़े हो जाइए, अपने इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए। ठीक है, एक पार्टी एक अगेंस्ट है, दूसरा है, अपने मैनिफेस्टोज को आज बुला दीजिए। आज कॉमन एक कॉज है, इस कॉज के लिए भी अगर आज हम इकट्ठे नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में फिर हमें कोई एक और मौका मिलेगा फिर से जुड़ने का। तो कोशिश करनी है, अगर हमें थैंक यू कोशिश कीजिए कि आप एक खीमे पर खड़े हो जाइए, एक खीमे में खड़े हो जाइए। थैंक यू अदनान अशरफ, लेट मी टेक द फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। अदनान अशरफ, यू टेल मी व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। आपके लीडर सजाद लोन जो हैं क्या कुछ करने जा रहे हैं इस हवाले से, जो डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से आप आग गोला भी हैं, आपका रिएक्शन भी आया, तो ये बता दीजिए क्या स्ट्रेटजी है आपका? देखें, जैसे नीलोफर जी कह रही थी, अगर हम वेट करें ना कि वी होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो नहीं होगा। वो अगस्त 5 से हम अभी तक देख रहे हैं कि वो एक डेमोलिशन ड्राइव में लगे हुए हैं, एम्पावरमेंट ड्राइव में लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। वो उनपे बेटर सेंस प्रिवेल कभी नहीं करेगा। देखें, ये जो मसला है ये आगे 25 साल 30 साल हमको इम्पैक्ट करेगा। तो मैं बिल्कुल जावेद बेग साहब की बात से अग्री करता हूं कि ये टाइम नहीं है कि हम अपने पेटी पर्सनल पार्टी डिसएग्रीमेंट्स को सामने लाए और इस इशू को हम भूल जाए। इस पे जरूर बात होनी चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज की एक यूनानिमिटी में, यूनानिमस वॉइस में इसका ऑपोजिशन होना चाहिए और एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम कैसे करेंगे। देखें, टाइम हमारे पास नहीं है ज्यादा। 31 दिसंबर को हमने रिकमेंडेशंस वो हमारे 3 मेंबर ने देने वहां पे डिलिमिटेशन कमीशन को। तो ये आई थिंक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, स्पेशली डॉक्टर फारूक साहब पे। वो कदावर लीडर है यहाँ के, वही सबको जोड़ सकते हैं, उनको वहां पे जाके एक रिपोर्ट देना है। मुझे लगता है एक मैग्नानिमिटी ये होगी, एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि वो उनको उठा के सबको फोन करके पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। सबके जब सर एक जगह, सबके दिमाग एक जगह जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी शायद बेहतर ही होगा। तो ओनस है इन पे कि ये देखें, ये बाकियों से भी कंसल्टेशन करें, ये लोगों से भी कंसल्टेशन करें, ये वकील तबके से भी कंसल्टेशन करें कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे इन्होंने कल कहा कि हम फाइट करेंगे, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो यही 10 दिन है, अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं, यही 8-9 दिन बचे हुए हैं। आई थिंक द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप विच वाज अ पार्ट ऑफ द डिलिमिटेशन मीटिंग ऑन द 20th of December, उनमें से किसी ने भी अभी तक एड्रेस नहीं किया है प्रेस को, बोला नहीं है कश्मीरियों को कि क्या हुआ है, वहां पे क्या बातें हुई, हमने क्या अपने खदशात रखे, हमारे क्या डिसएग्रीमेंट्स थे। तो उनको चाहिए कि वो लोगों को भी, आवाम को भी पहले कॉन्फिडेंस में ले। मैम प्लीज, आवाम को भी कॉन्फिडेंस में ले, जो आप कह रहे थे इमरान साहब की लोगों के अंदर खदशात है।
नीलोफर जी, मैंने बिल्कुल आपको इंटरवीन नहीं किया, प्लीज मुझे फिनिश करने में बस 20 सेकंड लूंगा, फिर आप ले सकते हैं। लोगों में खदशात है पार्टी पॉलिटिकल, प्लीज मुझे कंप्लीट कर दीजिए मैडम। मैम मुझे प्लीज, अभी आप बोल रही थी यूनिटी, अब मुझे आप बात नहीं करने दे रही है। कैसी यूनिटी आई जब आप बात नहीं करने दी? आपको तो सुनना पड़ेगा ना मैम, हम भी क्या बोल रहे हैं। सिर्फ आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, बाकी पार्टीज का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्लीज हैव द पेशेंस टू लिसन टू मी। प्लीज हैव, आपने स्टेटमेंट किया बोला कि आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरा नहीं कर रहे हैं, नाम करने देंगे इनको, नाम करने देंगे इनको मिसयूज हमारे प्लेटफॉर्म को। अदनान प्लीज कंटिन्यू। इमरान 20 seconds more। ओके, ये जो कंसल्टेटिव अप्रोच है ना, ये डॉक्टर साहब को पहले अवाम को बोलना पड़ेगा कि हुआ क्या। एक स्टेटमेंट देने से क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट, मैं स्पोक्स पर्सन हूं, मुझे पता है रिटन स्टेटमेंट और खुद मीडिया को एड्रेस करने में कितना आसमान जमीन का फर्क है। रिटन स्टेटमेंट तब देते हैं जब लीडर डरते हैं कि वो मीडिया को ना फेस करे। मीडिया स्टेटमेंट तब देते हैं जब उनको वो डर नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब को विद ऑल रेस्पेक्ट फॉर डॉक्टर साहब, with all respect for Dr. Saab, for Umar Saab, for the leadership of National Conference, I humbly appeal to them. First and foremost, take the people of Kashmir into confidence, because they are not, because nobody has communicated with them ki ho kya raha hai. And so take other parties, take other states, and please let me speak. I did not interject when you were speaking. One political party, please. Ma'am, don't use the platform for that. Ma'am, I did this is not against the National Conference. No, please take back your words. Nilofer, I won't allow you. I won't allow you to speak like this. This is not against. This is not against the National Conference. This platform is not against the National Conference. I'm not against National Conference. We are giving you space. We are giving you space. Let you speak your heart. Press conference कर देती है. Don't accuse. Please take back your words. Nilofer ji, if you're not even Javed Beg Sahab, please, I'm concluding. One second, Adnan, please, Adnan. Just 1 second. Adnan, please, 1 second. Javed Beg Sahab, one second. Javed Beg Sahab, please come. Javed Beg Sahab, please come. Javed Beg Sahab, मैं दोनों जो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं इनसे कहूंगा कि जब मैं असेंबली मेंबर था और मैं वहां तकरीर करता था, वहां उमर साहब भी हुआ करते थे, तो हम शेख साहब जैसे टावरिंग फिगर के बारे में बात करते थे और कभी कोई इंटरप्ट नहीं करता था। देखें, ये हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते हैं, किसी सियासी जमात के खिलाफ बात नहीं करते हैं, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की सबसे बड़ी सियासी जमात है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, जाहिर सी बात है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और अगर उन एक्सपेक्टेशंस का हम तकाजा करें तो ये पर्सनल नहीं लेना चाहिए किसी को। ये पर्सनल नहीं है, नथिंग पर्सनल लेने की बात नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पढ़ा तो शायद इमरान नबी डार साहब ने, कल तो हमारे जनरल सेक्रेटरी की भी आई स्टेटमेंट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा दे दी। तो मिसलीड क्यों कर रहे हैं आप लोगों को? हसनैन साहब की, मसूदी साहब की स्टेटमेंट आई है, उमर साहब की स्टेटमेंट आई है। Yes, Adnan, please have your 20. Ma'am, I'm wrapping up. Please, Adnan, have your 20 seconds, please. मैं इसी बात पे आ रहा था कि if they are not even willing to listen to our suggestions on your platform, तो इनका एटीट्यूड ये है कि हम we don't give a damn about anybody. Go ahead, Adnan. तो ठीक है, rather than allegations, please, Adnan, go ahead. Adnan, go ahead. ले लेना, वो देख लेंगे क्या कर सकते हैं। तो if they are not even willing to listen to us, my simple suggestion, तो फिर क्या ये कैसे कंसल्टेशन करेंगे, ये कैसे कलेक्टिव अप्रोच लेके जाएंगे? तो हमारी सजेशन यही है, क्योंकि डॉक्टर साहब, हसनैन साहब, अकबर लोन साहब यहाँ के MP है, वहां पे बैठे थे मीटिंग में, उनको चाहिए था एड्रेस करना। जो डॉक्टर साहब के एड्रेस करने में लोगों में एक बात है, वो इमरान नबी डार साहब, मेरे तो दोस्त है इमरान डार साहब, वो तो उनमें तो वो वैसा तो नहीं है ना। तो मैं चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अभी भी दिन हमारे पास बहुत कम है, 1 हफ्ता बचा है सिर्फ। ये जो मॉरल सुपीरियोरिटी ले रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर है, हम जो बोलेंगे वो सच है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा सा ना इस हफ्ते इस एटीट्यूड से बाहर आए, जरा लोगों से बात करें प्लीज, जरा चले, हमसे ना बात करें, हमारी पार्टी से ना बात करें, ये लोग हमारी पार्टी से ना बात करें, लेकिन you should take suggestions. Nilofer ma'am, you should take suggestions. We are open to suggestions. Thank you everybody. I'm just running short of time.
थैंक यू एवरीबडी। मैम नीलोफर, जावेद बेग साहब और अदनान अशरफ साहब, पीसी अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों लीडरान हमारे इस शो पे आज मौजूद है, डिलिमिटेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये डिबेट देखने के लिए। थैंक यू सो मच।